गुलाम या दास वंश हम कहते क्यों हैं? देखो, मध्य एशिया में पहले क्या होता था, दास प्रणाली थी। और जो भी कोई गरीब व्यक्ति होता था, वो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए अपने पुत्रों को दास बाजार में बेच देता था। और वे पुत्र जो है वो दास बाजार में किसी मालिक के द्वारा खरीद लिए जाते थे और फिर वो दास बन जाते थे। और ऐसे कई दासों की कई पीढ़ियाँ होती थी। फिर कई बार दास से जब राज़ी हो जाता था मालिक, तो दास को कोई छोटा सा क्षेत्र दे दिया जाता था, फिर वो भी अपने आगे दास रखता था। तो इस टाइप से दास प्रणाली मध्य एशिया की एक अहम विशेषता रही है। जैसे अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के परिवार ने उसको निसापुर के मार्केट में बेच दिया था। ठीक है ना। निसापुर के मार्केट में उसको एक काजी ने खरीद लिया था, एक मौलवी थे। उन्होंने उसको लंबे समय तक अपने पास में रखा। उसके बाद में जब काजी की मृत्यु हो गई, तो फिर यूँ कहिए कि उस मौलवी की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बेटे ने उसको पुनः गजनी की मार्केट में बेच दिया। और जब गजनी की मार्केट से बेचा, तो वहाँ से मोहम्मद गौरी ने उसको खरीदा। और मोहम्मद गौरी ने उससे राज़ी होकर फिर आगे अमीर आखूर, है ना, और इसके साथ साथ आपके सेना का जो पद होता है कैप्टन, वो सब पद दिए। और फिर भारतीय क्षेत्रों का है वो वली अहद प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो जब दास के एक प्रकार से कार्यों से प्रसन्न होते थे, दासों का युद्ध में भी उपयोग होता था, हर कार्य में दासों का उपयोग किया जाता था। तो इस वंश के आरंभिक तीन शासक जो थे, आरंभिक नहीं सॉरी यार, तीन प्रमुख शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, तीनों के तीनों दास थे। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये वंश पूरा दास वंश था अथवा गुलाम वंश था। देखिए, बेसिकली विद्यार्थियों, बात क्या है कि गुलाम वंश के अंदर जितने भी शासकों ने शासन किया, उन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला था कुतबी वंश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश था, और इसने शासन किया है 1206 से लेकर 1210 तक। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह दोनों इसमें आ जाते हैं। फिर आता है आपके शमसी राजवंश, और शमसी वंश ने शासन करता है आपके इल्तुतमिश से लेकर और बलबन तक, मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हो। और फिर तीसरा आता है बलबनी वंश, जिसकी स्थापना बलबन स्वयं ने की थी। ठीक है, और ये रहता है 1266 से लेकर 1290 तक। ठीक है, तो इस पूरे यूँ कहिए कि गुलाम वंश में तीन बड़े शासक हुए। जैसे रजिया सुल्तान थी ना, तो वो शमसी वंश से संबंधित थी। ठीक है, निरकुनुद्दीन फिरोज शाह हुए, चाहे नासिरुद्दीन मोहम्मद हुए, ये सारे के शमसी राजवंश के थे। बलबन था, चाहे कैकुबाद था, क्यूमर्स था, ये सारे आपके बलबनी वंश के थे। ठीक है, और ये तीन राजवंश हुए गुलाम वंश के भीतर। अब कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, शमसी ये भी गुलाम था, और बलबनी भी गुलाम था। तो तीनों गुलाम थे। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको है वो गुलाम वंश कहते हैं। लेकिन ये नाम, अभी ये तर्क है वो उचित नहीं प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जब शासक बने थे उस समय तक इल्तुतमिश और बलबन शासक बनने से पूर्व ही दासत्व से मुक्त हो चुके थे। तो जब ये शासक बने उस समय दास थे ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये तर्क क्यों खारिज हो जाता है? क्योंकि इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी शासक हुए, चाहे आराम शाह हो, चाहे रुकनुद्दीन फिरोज शाह हो, चाहे आपके नासिरुद्दीन मोहम्मद हो, चाहे कैकुबाद हो, चाहे क्यूमर्स हो, चाहे रजिया सुल्तान हो, वो कोई भी दास नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहना उचित प्रतीत नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर बात को खत्म करते हैं। ठीक है, गुलाम वंश के तीनों उपवंश तीनों उपवंशों के संस्थापक क्रमशः कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, जैसे अपन इल्तुतमिश कहते हैं, इल्तुतमिश व बलबन गुलाम थे। इस कारण इसे गुलाम वंश कहा जाता है। परंतु इल्तुतमिश
एवं बलबन सुल्तान बनने से पूर्व ही दासत्व से मुक्त हो चुके थे। एक बात। और दूसरी बात, तथा इन तीनों के अलावा अन्य शासक दास नहीं थे। अन्य शासक दास नहीं थे। इस कारण यह नाम उचित नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी कि गुलाम वंश या दास वंश इसका नाम था। एक तो ये बात हो गई। इसका जो दूसरा नाम है, कि आप लिख लो, मैं अलग स्लाइड पे आ रहा हूं। इसे मामलुक वंश भी कहा गया है। मामलुक वंश, ठीक है, मामलुक वंश भी कहा गया है। अब देखिए, ये आपके प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने मत दिया था। हबीबुल्लाह ने कहा था कि वैसे मामलुक अरबी शब्द है और जिसका मतलब ये होता है कि ऐसे शासक जिनके माता पिता जो है वो पहले दास थे और उस माता पिता दासत्व से या दास के बंधन से मुक्त हो चुके थे, उनकी संतान जब शासक बनेगी तो वो मामलुक कहलाएगी। और ऐसा मिस्र में होता था। मिस्र में ये मामलुक प्रणाली प्रचलन में थी। तो इस स्थान पे कई सारे ऐसे केसेस हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही दास थे और इल्तुतमिश भी दास थे। बाकी कई सारे शासक जिनके माता पिता दास थे और बंधन से मुक्त हो चुके थे, तो इस वजह से मामलुक कहा जाता है। मिस्र में क्या सिस्टम था कि कोई भी दास व्यक्ति, गुलाम व्यक्ति सत्ताधारी नहीं हो सकता, वो शासक नहीं बन सकता। ये सीधा सा रूल्स था। अली मर्दान जब बंगाल से भागकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आता है तो ऐबक के सामने धर्म संकट आ गया, क्योंकि एक तो वो बंगाल के अंदर खिलजी सरदारों ने विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करके अली मर्दान को वहाँ पे कैद कर लिया था। वैसे तो क्या अली मर्दान आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का भी शत्रु था, क्योंकि उसने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी और पूरे बंगाल लखनौती क्षेत्र का मालिक बना हुआ था। तो इज्जत का सवाल था कुतुबुद्दीन ऐबक के भी, क्योंकि उसके प्रधान सेनापति को अगर किसी ने मारा है तो और वो व्यक्ति अगर किसी राज्य का राज्यपाल बन के बैठा हो, उस राज्य का राजा सुल्तान बन के बैठा हो और वो जिंदा हो, तो वो आपके उस कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रतिष्ठा पर दाग था एक टाइप से। लेकिन खिलजियों ने जब अली मर्दान को कैद कर लिया तो वहाँ से भाग के वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आया। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आकर उसने कहा कि आप जो है वो मैं आपको हर प्रकार की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आप खिलजियों को वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐबक के सामने एक धर्म संकट आ गया, क्योंकि अली मर्दान जो है वो किसी भी तरह से दास नहीं था और उस पीढ़ी से नहीं था जिन पीढ़ियों से वो आए थे, गौरी की पीढ़ी से। गौरी की पीढ़ी मतलब दास वाली पीढ़ी से, और पीढ़ी से बाहर होने के कारण उसको पद नहीं दिया गया। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये होता है कि मिस्र वगैरह में ऐसा सिस्टम था मुस्लिम जगत में कि उन पीढ़ियों का उस परिवार से रिलेशन होना ज़रूरी, भले दास ही क्यों ना हो। लेकिन दास को सत्ता नहीं दी जाती, दास को इक्ता दी जा सकती है, दास को इक्तेदार बनाया जा सकता है, दास को कोई छोटा मोटा पद दिया जा सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र का राज नहीं दिया जाता। तो फिर मिस्र में क्या करते थे, राज उसे दिया जाता था तो न्यूनतम मामलुक होता था। ठीक है, तो इस वंश को भी मामलुक कहा, जो उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पूरे गुलाम वंश में ऐसे केसेस बहुत कम है। ठीक है, यह प्रोफेसर हबीबुल्लाह का मत है। ठीक है, दूसरी बात, मामलुक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का।
शब्द है जिसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसके माता पिता दासत्व से मुक्त हो चुके हो। ठीक है, जिसके माता पिता दासत्व से मुक्त हो चुके हो। ठीक है, मिस्र देश में इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के मामलुक शासक बन सकते थे, बनते थे। ठीक है, तो हबीबुल्लाह ने जो है वो भारत और मिस्र की इस विशेषता की क्या की है, साम्यता बिठाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये मामलुक वंश कहलाया। इसके अलावा इसका एक नाम आता है इलबारी वंश। कौन सा? इलबारी। इसे इलबारी वंश भी कहा जाता है, लेकिन ये मत जो है बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आपके इल्तुतमिश और बलबन के अलावा कोई भी इलबारी तुर्क नहीं था। देखो, कंफ्यूज मत होना, कुतुबी, शमसी और बलबनी ये उन व्यक्तियों के नाम से शुरू हुए, क्योंकि तीनों अलग अलग तुर्क थे। ठीक है, कोई चगताई तुर्क था, कोई इलबारी तुर्क था। ठीक है, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि कौन सा क्या था। तो इलबारी वंश मतलब इलबारी तुर्कों की शाखा। तुर्कों की कई शाखाएं थी, कोई इलबारी क्षेत्र से आए थे, कोई चगताई क्षेत्र से आए थे, कोई किसी और क्षेत्र से निकले थे। जो जिस क्षेत्र से आता था ना, उसके आगे वो क्षेत्र का नाम लग जाता था। अब ये इलबारी से आए थे तो इसको इलबारी तुर्क बोला जाता था। इनका वंश पूरा इलबारी वंश। ठीक है, कोई चगताई क्षेत्र से आया था तो वो चगताई तुर्क होता था। तो इस टाइप से कई सारे ऐसे क्षेत्र थे। तो अगर इलबारी वंश की बात करें तो इल्तुतमिश और बलबन के अलावा कोई भी इलबारी नहीं था। कुतुबुद्दीन खुद इलबारी नहीं था। ऐसी स्थिति में हम जो है इसको इलबारी वंश नहीं कह सकते, क्योंकि केवल 2 शासकों के कारण बाकी सारे शासकों को इलबारी का टैग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इल्तुतमिश व बलबन के अलावा कोई भी शासक इलबारी नहीं था। इस कारण यह मत न्याय संगत नहीं है। ठीक है, तो इलबारी वंश। और एक नाम और आता है आदि तुर्क वंश। क्या नाम आता है? आदि तुर्क वंश नाम आता है, और उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लो। चौथा नाम, ठीक है, ये नाम दिया था विद्यार्थियों अजीज अहमद ने, इतिहासकार थे। और अजीज अहमद ने कहा था कि भारत में पहली बार तुर्क सत्ता जो है वो इस समय स्थापित हुई थी, तो इसलिए हम इसको आदि तुर्क कहते हैं। देखो, आदि का मतलब क्या होता है? हम आरंभ मानते हैं। जहाँ से हम कहते हैं ना, इस चीज़ का न आदि है न अंत है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ कहाँ अंत होगा हमें नहीं पता, उसे हम सनातन बोलते हैं। तो सनातन की जब परिभाषा लिखते हैं तब लिखते हैं कि जिसका न आदि हो न अंत हो। आदि का मतलब होता है आरंभ, एक टाइप से। तो भारत में तुर्क सत्ता का आरंभ जो है, आदि जो है, वो यहाँ से शुरू हुई थी। इसके कारण अजीज़ अहमद ने इस वंश को आदि तुर्क वंश कहा है। तो ये नाम मुझे ठीक लगता है। बाकी ये देखो, मुझे ठीक लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत इससे संबंध में कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि नाम है किसी